दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार द एग्जाम्स वार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 के पार्ट 2 के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और फिर वही कहानी होगी, एनालिसिस करेंगे और प्रश्नों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपके सामने आज का पहला प्रश्न मैं रिप्रेजेंट करता हूं और इस 2013 के पार्ट 2 में 11th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11th को ज़रा ध्यान से आप देखिए। ये कह रहा है कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। देखिए दोस्तों, एक तो ट्रेडिशनल वे है, आप यदि वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम चर्चा कर ही देते हैं। मान लीजिए कि वह संख्या हमें पता नहीं है, x है, ठीक है। x है तो कहा कि पहले आप इसमें से 1/2 घटा दीजिए। हमने घटा दिया। अब जब घटा दिया तो ये अब पूरी की पूरी संख्या बच गई। कहा ना कि अब इसके बाद ना आप ये कहा है कि तत्पश्चात 1/2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। हमने गुणा भी कर दिया और कहा कि जब आप ऐसा करते हैं तो अब आपका बच रहा है लास्ट में 1/8। तो इस प्रश्न को ऐसे भी किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इधर 1/2 है और इधर 1/8 है। इसके नीचे 2 है तो ये 2 से इसको कटाइए, ये 4 हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा लिखना अगर हम चाहें तो अब आपके सामने ये मिला है x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब x की ही वैल्यू निकालनी है तो क्या करिए, 1/4 और -1/2। माइनस नहीं है, ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ और भी सावधानी पूर्वक अब आपको यहाँ से, अगर थोड़ा सा आप अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे चल सकते हैं। एक चीज़ तो तय है कि नीचे क्या आना है, 4 ही आना है, ठीक है। तो अब नीचे 4 आएगा और यहाँ देखिए ये 1/4 से कुछ बड़ा ही होगा, तो नीचे 4 आएगा तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और 1/4 से बड़ा होगा तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ भी अपना समय बचा सकते हैं, आल्दो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा और आप जानते हैं ये जोड़ तो जानते ही हैं, अपना आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल वे में भी इस सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। एक और यहाँ पे मैं आपके लिए एक दृष्टिकोण डेवलप कराने की कोशिश करूँगा। जैसे ज़रा देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये नीचे ना हर किसी में क्या आ रहा है, संख्याओं को भी आप समझने की कोशिश करें। नीचे 2 आ रहा है, यहाँ भी नीचे 2 है और लास्ट में नीचे क्या है, 8 आया है। अब इससे आपको एक चीज़ समझने में मिल रहा की सहायता हो रही है कि नीचे जो आ रहा है ना वो सम संख्या आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो नीचे में सम संख्या ही होगी। तो इसलिए हम इस दृष्टिकोण से इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हालांकि इस सवाल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हम थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम आसानी से ऑप्शनों को सेलेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब ठीक है, हमारे पास ये 2 बच जाते, तो ये कह रहा है ना कि जब आप 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, 1/8 हो जा रहा है। तो अगर किस संख्या में, जैसे 1/4 में ही तो आप 1/2 से गुणा किए होंगे, तभी तो ये 1/8 आएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा। इसका मतलब कि जब आप 1/2 घटाए हैं तो आपको 1/4 मिला है। इसका मतलब कि घटाने से पहले जो संख्या रही होगी 1/4 से बड़ी रही होगी, तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म, यह ऑप्शन वाला सही। तो ऐसे भी हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन में इस तरह का अप्रोच लगाने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें एनालिसिस करना है तो कुछ सीखना ही है, सीखते हैं, सीखने में क्या जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहा है कि 2
अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। ठीक है, दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए यानी 27 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाता है, वह संख्या है। दोस्तों पहले ध्यान दीजिए कि क्या आपके पास दिया हुआ है, 2 अंकों वाली संख्या दिया है, दोनों अंकों का योग 9 दिया है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन दिया है ये वाला कि अगर हम उसमें 27 जोड़ दें ना तो अंक ही बदल जाते हैं। तो देखते हैं कि पहले कंडीशन को क्या सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आए तो हम ऑप्शन के थ्रू ही करना ज़्यादा बेहतर होता है, किसी और विधि से, किसी ट्रिक या किसी भी नॉर्मल विधि से। तो पहले में आप सरसरी निगाह में देखिए, ये जोड़ रहे हैं तो हर जगह 9 आ जा रहा है। तो पहला कंडीशन को तो हर कोई सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे कंडीशन को देखिए कि आप क्या 27 जोड़ना है। इसमें अगर आप 27 जोड़ते हैं तो अब इसको पूरा जोड़ के नहीं देखना है। देखिए ना, 7 और 4 को जोड़िए ना, अगर ये अंक उलट जाएगा, जैसे 54 उलट जाएगा तो 45 आ जाएगा, ऐसा ना, लास्ट में 5 आ जाएगा। तो क्या 7 4 को जोड़ने से लास्ट में 5 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ देखिए ना, 7 है लास्ट में 7 को जोड़िएगा तो क्या ये वाला आएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, क्या 7 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा? नहीं आएगा। यहाँ आइए, 7 जोड़ेंगे। अब जब 3 गलत कर चुके तो इसको देखने की क्या ज़रूरत है, ये तो होगा ही होगा। आदो आप करके देख सकते हैं। इसमें 27 जोड़ के देख लीजिए, ये 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए उलट गया अंक। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही आप ऑप्शन से जाइए, और ऑप्शन से जाने के लिए थोड़ी सी कंसेप्ट की ज़रूरत है, और मैं तो आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए उपलब्ध हूँ ही। बस इन थोड़ा सा जो प्रश्न है, जो पेपर है, इनकी थोड़ी एनालिसिस कर लें, तब आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कहा कि यदि किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, 2 उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। 2 संख्याएं हैं और उनका योग तो दे दिया है, और कह रहा है कि इनमें से क्या अनुपात कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह अनुपात A संबंधे B होगा। हम लोग मान लेते हैं कि अनुपात A संबंधे B होगा। तो जब भी हम संख्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर अनुपात दिया हुआ है तो किसी अचर से गुणा कर दीजिए, तो एक संख्या हो जाएगी XA और दूसरी संख्या हो जाती है XB। अब यहाँ योग दिया हुआ है, तो जब आप इसका योग करिएगा तो यह इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा और A प्लस B मिलेगा, यानी कि वह संख्या कुछ इस टाइप का मिलेगी, यानी कि x और ब्रैकेट में A प्लस B, यानी कि वह संख्या इस x का भी मल्टीपल होगी, मतलब x से मल्टीप्लाई होगी उस संख्या में, और A प्लस B से। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो संख्या आपको मिलेगी वो A प्लस B से कटनी चाहिए और x से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा जो योग है अभी के लिए क्या है? 48 है, और ये हमारे ऑप्शन में बहुत सारे अनुपात दिए हुए हैं। तो ज़रा जोड़िए। A प्लस B का मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। 8 से ये कटता ही है, इसलिए ये तो होगा ही, कटा ही देगा। और कहा है कि नहीं होगा, वो छटना है। अब 5 और 7 को जोड़ दीजिए, 12 होगा है। 12 भी 48 को कटाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आ जाइए, ये 2 और 6 इसको कटाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 गलत कर दिए तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, यही होगा, क्योंकि 5 और 2 देखिए 7 कभी 48 को नहीं कटाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। 2 संबंधे 5 इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा सा ध्यान से देखिए। कहा है कि n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आया, ये बिल्कुल ही ऑप्शन पे आपको कह दिया है कि इन ऑप्शनों में से बताइए कि क्या होगा। यहाँ पे समझने की सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि विषम पूर्णांक n क्या है? विषम पूर्णांक n है अपना विषम पूर्णांक। एक बात तो आपके सामने ये दे दिया है, और ये 3-4 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, और कहा है कि यदि n विषम हो जाएगा तो इनमें से कौन सम होगा।
ठीक, एक तो तरीका बहुत सिंपल है कि आप कोई भी एक विषम पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 3 ले लीजिए, 1 भी ले सकते हैं। तो 1 लेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। जैसे 1 लेंगे तो ये देखिए माइनस में आने लगेगा, तो आप कहेंगे कि इस तरह का तो कुछ समझे नहीं, तो इसलिए 3 ले लीजिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये किसी भी n के लिए सही है, यानी कि ये एक जनरल केस दिया हुआ है, ये हमारे ऑप्शन में क्या सही होगा, एक जनरल केस की बात कर रहा है कि ना जब आप कोई भी n विषम रूप में लेंगे तो इसमें से एक सही होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब किसी n के लिए ये सही है तो हम कहेंगे ना कि जब हर n के लिए सही हो तो तुम n बराबर 3 के लिए भी सही होना चाहिए, क्योंकि n बराबर 3 क्या है, विषम है। तो जो इस तरह की अप्रोच है दोस्तों, इसको कहते हैं कि जो आपकी जो जनरल बात थी ना, आपने उसको स्पेसिफिक बना दिया। स्पेसिफिक यानी कि पार्टिकुलर बना दिया किसी एक के लिए। अगर तुम सबके लिए सही हो तो इसके लिए भी सही होकर दिखाओ। तो हम n बराबर 3 ले लिए, n बराबर 3 इन सब में आप पुट करिए और फिर देखिए कि क्या सही हो रहा है। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या 1 सम है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ आ जाइए, 3 लीजिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 45 हो जाएगा। आप 45 को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, विषम ही आएगा, ठीक है, 49 आ जाएगा, जो कि सम तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 27 हो जाएगा, 27 में 5 का जोड़ दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। देखिए ये सम आ गया। तो अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसको अगर आप मान लीजिए ये यहाँ होता चेक करते तो यहाँ देख लीजिए 3 का हो जाता 9 और 9 4 जा 36, और 36 में जब आप क्या कर लेते हैं 5 ऐड करते तो ये निश्चित रूप से एक विषम संख्या आती 41, तो ये नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। एक तो ये तरीका है कि आप जनरल से स्पेसिफिक बना लें। तो अब चूंकि सवाल को तो हमें एग्जाम में हल नहीं करना है, किसी तरीके से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और जब ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो हमें हल करने की क्या ज़रूरत है, हम तो कैसे भी जा सकते हैं। जनरल को चाहे पार्टिकुलर बना ले, स्पेसिफिक बना ले, हमारी मर्जी। जब ये n बराबर विषम का है तो हम कोई भी विषम लेकर देख लेंगे कि किसके लिए सही हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है, उसको हम सही मार्क करके चले जाएंगे। तो ये तरीका होता है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हो गया सी सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही सुनहरा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कहा है कि 1 + 2 + 3 + ... +10 - 50 का मान है। तो अगर हम कंपटीटर हैं, यदि हम कंपटीशन की बात करते हैं, देते हैं, तो हमें तो ये पता ही होना चाहिए, लगभग याद होना चाहिए कि प्रथम 1 से या 10 तक की संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो उसका मान होता है 55। आप 55 में से 50 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो पिछले इसके पार्ट 1 में हमने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n + 1 और बटे में 2 होता है। अब यहाँ तक केवल देखिए, आप यहाँ तक n के जगह पे क्या रखना है, 10, क्योंकि लास्ट में 10 है। कितने पद हैं, 10 है। तो आप जब 10 रखिएगा तो यहाँ 10 और +1 क्या हो जाएगा, 11, और बटे में क्या हो जाएगा, 2, और 2 से 10 को कटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 55 हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक किया और फिर ये कह रहा है कि 50 को क्या करिए, घटा दीजिए, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं। कहा है कि यदि प्रेक्षणों x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है। ध्यान रखना है कि इसका इस पूरे का माध्य दे दिया है कितना, 9। माध्य का मतलब मीन या एवरेज भी आप समझ सकते हैं, एवरेज भी वही होता है जो माध्य होता है। और ये पूरा का दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि लास्ट 3 का बता दो।
तो लास्ट 3 का बताने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। अगर x की वैल्यू पता होगी तो तब तो आप निकाल पाएंगे। ऑप्शनों पे जाते हैं तो ये तो बहुत क्लोज है, अर्थात यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहले कंडीशन से हम इसकी सहायता से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी सबको जोड़ देंगे। देखिए सब में x है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि अपना हो जाएगा 5x प्लस देखिए 3 + 5 यानी 8, 8 + 7 15 और 15 + 10 25 और कुल कितनी इनकी संख्या है, तो 5 है। ठीक है, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं और ये एवरेज आया कितना है, 9 आया है। तो आप यहाँ से भी कटा सकते हैं। देखिए 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ से मिला x + 5 = 9। और आप जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जाके 9 में से घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, x का मान आ गया। तो अब यहाँ बढ़ते हैं, हमें निकालना है कि लास्ट 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। तो लास्ट 3 में क्या है, देखिए x + x + x, यानी कि 3x + 5 + 7 + 10 यानी 12 और 10 22। और चूँकि कितने नंबर हैं तो 1 2 3, 3 से भाग दे दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12 + 22/3। ठीक है, और जब आप यहाँ आएंगे जोड़ दीजिए इसको तो 44/3। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका कितना, इसी को लिख लीजिए कि ये 44/3 आएगा। क्या यहाँ आएगा, ये तो खुद एक कम हो गया, 30 एक 31 रह जाएगा और 30 2 32 रह जाएगा, ये नहीं आएगा। ये 44 नहीं है दोस्तों, जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है, कितना 34 आएगा। ठीक है 34। तो देखिए, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आते हैं तो 11 33 1 34, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वां क्वेश्चन जरा देखिए। कहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। जब समकोण पर द्विभाजित करने का क्या मतलब कि जब वो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो इनके बीच ना 90 अंश का कोण बन रहा होगा। एक दूसरे को इधर भी बराबर बराबर बांट रहे होंगे, कुछ ये है। और ये कहा है कि किसी चतुर्भुज, अब वो किसी भी चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए आयत भी एक चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी एक चतुर्भुज होता है, समलंब भी एक चतुर्भुज होता है, पतंग भी एक चतुर्भुज इसमें भी होता है। अब देखिए जैसे हम विकर्ण क्या होता है एक आयत के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये है हमारा आयत और इसे चतुर्भुज भी है, ठीक है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को जो मिलाता है ये विकर्ण होता है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को जो मिलाता है वो भी विकर्ण होता है। तो जब भी आप आयत का ऐसे चित्र बना के ना विकर्ण खींचिएगा तो ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए तो मिलेंगे, लेकिन जो ये एंगल है ना ये 90 नहीं दिखेगा, ये 90 नहीं दिखेगा। लेकिन आप इस आयत का ही एक और चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। जब आप इस वर्ग में ऐसे बना के देखिएगा तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और यहाँ पे 90 अंश का एंगल भी बनता है। लेकिन आप ढूंढेंगे ना तो इसमें कहीं वर्ग तो दिया नहीं है ऑप्शन में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये चतुर्भुज है और वर्ग समचतुर्भुज का एक स्पेशल रूप है वर्ग। ठीक है, समचतुर्भुज का एक स्पेशल केस है वर्ग, अर्थात ये पहले समचतुर्भुज है बाद में वर्ग है। अर्थात अगर ये समचतुर्भुज है
तो अगर एक सम चतुर्भुज इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो सभी सम चतुर्भुज इस बात को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि उनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की जरा बात करते हैं। कहा है कि कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 उसके किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कार्तीय तल का क्या कहते हैं ज्ञान है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्तीय तल कुछ ये होता है, ये x हो जाता है, ये x डैश, ये y और ये क्या होता है y डैश। ठीक है, जब हम इधर चलते हैं तो ये वाला प्लस में लेते हैं और इधर चलते हैं उल्टा डायरेक्शन में तो माइनस में, ऊपर चलते हैं तो ये वाला प्लस में और नीचे चलते हैं तो ये वाला माइनस में। अब देखिए अगर कोई पॉइंट इसमें है, समझ लेना है इसी के प्रश्न के माध्यम से। तो इसमें देखिए जब इस पॉइंट को आपका मेजर करना है तो आप इस भुजा से करेंगे, इस एक्सिस से करेंगे और इस एक्सिस से, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अर्थात इसका जो मेजर होगा वो प्लस में होगा। और ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड है और इसको कहते हैं थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। ठीक है, जब आप इसमें जाइएगा तो पहले x का लिखते हैं ये वाला। ठीक है, तो x का इसमें जो मेजरमेंट होगा वो माइनस में होगा और y का जो मेजरमेंट होगा वो किस में होगा, प्लस में। तो इसमें जो भी बिंदु आएगा उसका जो निर्देशांक होगा वो माइनस प्लस होगा। और इसमें जब आएंगे तो x वाला लिखिए माइनस और y वाला भी क्या लिखिए, माइनस। अब चूंकि हमारा में यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, ये माइनस दिया है और इसके आगे भी माइनस दिया है, तो ये पड़ेगा इसमें तृतीय, यानी कि हमारा जो चतुर्थांश होगा वो तृतीय होगा। खैर यहाँ पे भी समझ लीजिए, यहाँ पे जो होगा पहले x वाला लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद से ये वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये पूरे चतुर्थांश की कहानी होती है। आप इसको एक दो बार अपने कॉपी पे बनाइए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बनता है और ये छूट जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक और सामान्य सा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग तृतीय में पढ़ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की जरा बात कर लेते हैं। कहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी है। अगर मेरे सामने ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं इसको जनरली व्यवहारिक रूप में करने के बजाय ना, मैं कुछ नंबरों को बहुत अच्छी तरीके से समझता भी हूँ और समझने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, देखिए हम इसमें बड़ा आसानी से सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमारा ऑप्शन यही सही है बिना सॉल्व किए हुए। अब आप कहेंगे कि ये कैसा हुआ, कैसे होगा। देखिए पूरी यात्रा जो है ना वो कोई ना कोई एक दूरी है, x है। पहली कंडीशन दिया है कि आदमी वह जो चलता है ना, इस x का 2/5 भाग ट्रेन से चलता है। ठीक है, अब 2/5 भाग यदि ट्रेन से चलता है तो मतलब यह है कि ये जो x है ये 5 से पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक, अभी तक ये मतलब निकल रहा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये पूरा पूरा कटा होगा तभी तो ये लास्ट में ये पूर्णांक बचा हुआ है। तो पहली कंडीशन कि ये जो x है ना ये 5 से कटना चाहिए। तो पहले तो हम इसी में देखते और इसी से हम ये दोनों को हटा देते कि 5 से कटने वाला यही 2 है। आगे बढ़ते 1/, अब ये कह रहा है कि x का 1/3 हिस्सा कैसे चल रहा है, बस से। तो अब देखते ना कि 3 से कौन कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहीं तक जाते और हम इसको सेलेक्ट कर पाते और बड़े अपने समय को बचा पाते। ठीक है, और इसके पीछे का यही लॉजिक है कि जो भी दूरी होगी भाई उसका 2/5वां भाग यानी 5 से कटेगा तो कुछ चलेगा, 1/3 बस से चलेगा तो कटेगा। उसके बाद से 1/4 यानी 4 से भी कटना चाहिए। 1/4 का मतलब कि x का 1/4 हिस्सा कटना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर पाते हैं। और फिर भी हमें कोई सुविधा होती तो हम ऑप्शन के थ्रू जाते, और हम ऑप्शन के थ्रू जाते तो हम पहले इसी को सेलेक्ट करते पहले वाले के बेस पे। मान लेते हैं कि वह पूरी दूरी 180 किलोमीटर है। पूरी दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। तो इसका वो 2/5 भाग किससे चला है? इसका पूरी दूरी का 2/5 भाग चला है ट्रेन से, और इसी पूरी दूरी का वो 1/3 भाग चला है बस से, और इसी दूरी का 1/4 भाग चला है पैदल। ठीक है, तो अगर हम इन सब को निकाल के जोड़ लें और फिर 180 में से घटा दें तो हमें 3 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 5 3 15 और क्या हो जाएगा 6, यानी कि 36 और 36 दूना का यहाँ आ जाएगा 72 किलोमीटर चल गया। यहाँ चलिए 3 छक्का 18, यानी कि 60 किलोमीटर चल गया। यहाँ आइए 4 चौका 16 और क्या बचेगा 4 चौका 16 और 4 5 20, ये इतना चल गया। तो जब आप यहाँ आते हैं तो अब यहाँ भी थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो समय बच जाएगा। ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, और जब 7 आ गया तो आप देख ही रहे हैं 3 जोड़ेंगे तो 80 आ ही जाएगा। खैर 7 आ गया, 7 6 13 और 13 और 4 17, इतना आ गया। यानी कि जब आप 180 में से इतना घटा लेते तो कितना बच जाता 3। ये अर्थात हमारा लास्ट में 3 बच रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चनों को हम लोग कर सकते हैं। बाकी आपको ट्रेडिशनली करके देखना है तो करिए, लेकिन जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको इतने सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और प्रश्नों को हैंडल करने के अलग अलग दृष्टिकोण भी आपको मिलेंगे, और आप प्रश्नों में कभी किसी ट्रिक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और सामान्य रूप से तो बिल्कुल हल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में जो लूप होल्स मिलते हैं, कमज़ोर कड़ी, उसका फ़ायदा उठाएंगे और ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है ना कि ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि ये सॉल्व करने की कोशिश नहीं कह रहा है कि, क्योंकि सॉल्व करने के लिए कहता तो ऑप्शन नहीं देता, सेलेक्ट करने की बात नहीं कहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये दिया हुआ है कि x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x² का मान होगा। तो यहाँ पे बहुत ही सामान्य सी एक बात है कि हमें ये दिया हुआ है और हमें वैल्यू कैसे चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। अर्थात हम किसी तरीके से ये जो x है, ये x है, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर बनाने के लिए हम दोनों पक्षों का कर देंगे स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग। तो 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए। इधर करेंगे तो a² यानी x² + x² और +2ab होता है, +2ab a के जगह पे क्या है x है, इंटू b के जगह पे क्या है x है, ये कट जाएगा। और जब आप इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और चूंकि आपका मान निकालना है x² + 1/x² का, तो इस 2 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 23। अर्थात इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सी सही हो गया। दोस्तों, हम इस सेशन को अब यहीं पे विराम देते हैं और आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप अपने बहुमूल्य सहयोग को बनाए रखेंगे और हमारा जो उत्साहवर्धन है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।